राधे राधे दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है शर्मा कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं संजय शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है, इसके असम्पशंस क्या हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट को समझने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है नैरो अप्रोच, दूसरा तरीका होती है ब्रॉड अप्रोच। तो नैरो अप्रोच की बात करें तो हम नैरो अप्रोच में हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि बिजनेस में जहां पर हमारा जो रेवेन्यू है और जो हमारा एक्सपेंसेस है अगर वो आपस में बराबर है तो उसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कहते हैं कि यहाँ पर हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। या इसको हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर जो हमारी टोटल सेल्स है और जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी आपस में क्या है बराबर है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नैरो अप्रोच बहुत इजी है कि ऐसा बिंदु जहाँ पर फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, जहां पर फर्म या कंपनी की टोटल कॉस्ट और उसका जो टोटल सेल्स है वो आपस में बराबर है। मींस अगर कंपनी इससे कम सेल करेगी तो कंपनी को लॉस होगा, इससे ज्यादा सेल करेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर हम ब्रॉड सेंस की बात करें तो इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट में हम रिलेशनशिप देखते हैं कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट की। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, एक का असर दूसरे पर पड़ता है। अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि उसकी सेलिंग प्राइस भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, उसको हमें ज्यादा बेचना पड़ेगा, वॉल्यूम भी हमारा ज्यादा होगा। अगर हमें उसकी कॉस्ट कम करनी है तो उसका असर उसके वॉल्यूम पर भी पड़ेगा, उसकी प्रॉफिट पर भी पड़ेगा। तो ये जो ब्रॉड सेंस है जो हमें CVP कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के बारे में बताता है, तो ये हमें बहुत सारी हेल्प करता है मैनेजमेंट को। जैसे मेक और बाय का डिसीजन है, कोई चीज बनाए या हम कोई चीज बाहर से परचेज करें, प्रोडक्ट मिक्स रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, सेल्स मिक्स रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, किसी ऑफर को हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो फ्यूचर को प्लान करने के लिए मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है। तो हम दोनों ही अप्रोचों से इसको समझेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट, नैरो अप्रोच और ब्रॉड। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी assumptions। तो assumptions का मतलब क्या होता है कि जहां पर ये चीजें अप्लाई होती है तभी ब्रेक इवन पॉइंट हमारा काम करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो पहला जो assumption है वो ये है कि जो भी हमारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको केवल हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। जैसा आप लोगों को मालूम है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट की होती है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई गारमेंट्स का काम है, हम शर्ट बना रहे हैं, तो अगर हम 10,000 शर्ट्स बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमें खर्चा आएगा, मटेरियल लगेगा, धागे लगेंगे। अगर हम 50,000 शर्ट्स बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारा पेमेंट बढ़ जाएगा। अगर हम 5,000 बना रहे हैं तो उसके हिसाब से मटेरियल वगैरह सब घट जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट, नॉट टोटल, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। जैसे 8 रुपए पर यूनिट या 5 रुपए पर यूनिट या 10 रुपए पर यूनिट, लेकिन वो कांस्टेंट ही रहेगी। अगर 80 रुपए पर यूनिट अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है तो 80 रुपए पर यूनिट ही वेरिएबल कॉस्ट होगी, लेकिन टोटल कॉस्ट है वो तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स, जैसा कि बिगनिंग में बता दिया था कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो आपकी ओवरऑल टोटल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है हमारी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट है हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। जो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है जिसको हम पर यूनिट बेच रहे हैं, मतलब कि अगर आप कोई चीज 80 रुपए बना रहे हैं और 100 रुपए की बेच रहे हैं तो वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। टोटल सेल चेंज हो सकती है लेकिन सेलिंग प्राइस जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कॉस्ट। कॉस्ट कब किससे कम या ज्यादा होगी,
तो कॉस्ट जो कम होगी ज्यादा होगी वो प्रोडक्शन से। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम करोगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट और इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट द सेल्स मिक्स रिमेन अनचेंज। तो अगर यहाँ तो आपको कोई एक प्रोडक्ट है या अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो उसमें सेल्स मिक्स क्या होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी आपका ब्रेक इवन पॉइंट का यूज होंगे काम करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे हमारा टॉपिक है कि मेथड्स कौन कौन से। तो इसके अंदर दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो, एल्जेब्रिक जो फॉर्मूलेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। या दूसरा मेथड होता है कि किसी ब्रेक इवन पॉइंट को आप चार्ट पर समझा सकते हो, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिक और चार्ट मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट की। तो अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर एन एग्जांपल, किसी कंपनी की फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए और वो एक प्रोडक्ट 10 रुपए में बेचती है और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी 8 रुपए है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी 50,000, तो ऊपर हमने कितना लिख दिया 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है आपका 10 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए की थी 8 रुपए की। तो 10 माइनस 8 कितने हो गए 2 रुपए। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 25,000 यूनिट। मतलब कम से कम कंपनी को 25,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो वो सिचुएशन आपकी क्या कहलाएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कंपनी 25,000 यूनिट से कम बेचेगी तो उसको लॉस होगा और 25,000 यूनिट से ज्यादा बेचेगी तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसी को हम एक क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि हमने मान लिया सेलिंग प्राइस है 7 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है आप सेलिंग प्राइस है आपकी 10 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपए की, फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपए की। तो हमने टोटल लिखा फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपए डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए 30,000 माइनस डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 10,000। इसका मतलब क्या हो गया 10,000 यूनिट वो पॉइंट है जहां पर ना फर्म को लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। इससे अगर कम सेल करेगी तो कंपनी को लॉस होगा, इससे ज्यादा करेगी सेल तो आप कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हम मनी वैल्यू में निकाल सकते हैं। मनी वैल्यू में निकालना है तो उसी फॉर्म में आप सेल का मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या दूसरा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की कि अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले से हम सपोज कर लिया कि हमारा जो आउटपुट है वो 3,000 यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 30 रुपए, जो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट है तो 20 रुपए की है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 20,000 रुपए की है। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला होता है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइड इनटू सेल्स या सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 20,000 into 30 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारा आ गया 60,000। कम से कम फर्म को 60,000 रुपए की सेल करनी है। 60,000 रुपए फर्म जब सेल करेगी तो ना फर्म को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर इससे कम सेल करेगी तो फर्म को लॉस होगा और इससे ज्यादा सेल करेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब कैश ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। कैश ब्रेक इवन बहुत सारी खर्चे ऐसे होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको जब हम हटा के हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कैश कॉस्ट। तो जो हमारी जो टोटल रेवेन्यू होता है वो टोटल कैश कॉस्ट के बराबर होता है। तो कैश फिक्स कॉस्ट इसके अंदर अगर डेप्रिसिएशन है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट भी कर सकते हैं। अगर मान लो आप 2-3 प्रोडक्ट बेच रहे हो ए बी सी तो उसको अलग अलग निकालने की जगह आप एक साथ भी उसका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। We can also calculate the composite break-even point for the firm producing several product. Composite break-even point और निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो कंपोजिट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स से हम कंपोजिट ब्रेक-इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर के एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन होता है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो एंगल बनता है
उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो जहां पर जो सेल की लाइन है, जो आपकी कॉस्ट की लाइन है, आपस में काटती है, उसके बाद जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इसकी एंगल जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होता है, और ये एंगल जितना छोटा होगा कंपनी को उतना कम प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो होगा, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के आप जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप कितनी कम सेल करोगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो होगा क्योंकि ये एंगल कब बनता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद बनता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द सेल लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन फॉर्म एट ब्रेक इवन पॉइंट। किस पर फॉर्म होता है ये एंगल, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्म होता है। उसके बाद फॉर्म होता है वेयर द लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेप्ट ईच अदर। जहां पर जो सेल्स की लाइन होती है और जो टोटल कॉस्ट की लाइन होती है वो आपस में इंटरसेप्ट करती है, आपस में एक दूसरे को काटती है। उसके बाद जो हमारी लाइन बनती है उसको हम ब्रेक इवन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसी वाला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आउटपुट हम 5-5 हजार के हिसाब से इंक्रीज करते गए, 0, 5000, 10,000, 0, 5000, 10,000, 15, 20, 25 और 30, जैसे कि आप देख रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट हमारी, जैसे हमने बिगिनिंग में बताया, कांस्टेंट रहती है। ब्रेक इवन पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। अब इसका आपस में आउटपुट से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपकी आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब 0 मल्टीप्लाई विद 50, 5000 मल्टीप्लाई विद 5, 25,000। इस तरह से हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली। जैसे बताया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमने 75,000 हर कॉलम में हम देख सकते हैं। अब हमने क्या करा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को आपस में ऐड कर दिया। ऐड करके हमारा क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई। 0 + 75,000 = 75,000, 25,000 + 75,000 = 1 लाख। इस तरह से हमने टोटल कॉस्ट बना ली। सेलिंग प्राइस जैसे बताया था बिगिनिंग में कि आपको कांस्टेंट रखनी है, तो 10 रुपए पर कांस्टेंट रखा। अब आपने क्या करा, आउटपुट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई करके टोटल सेल्स निकाल लिया। 0 मल्टीप्लाई विद 10, 0, 5000 मल्टीप्लाई विद 10, 50,000। यू कैन सी इन द लास्ट कॉलम। अब जो हम देखते हैं तो आप 15,000 यूनिट पर देखोगे कि जहां पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट जो है आपकी 1,50,000 रुपए, और ये जो आपकी है टोटल सेल्स 1,50,000 रुपए, ये 15,000 यूनिट पर सेम है। ठीक है, तो इसके बाद अगर कंपनी सेल करती है तो जितनी ज्यादा सेल करेगी कंपनी को प्रॉफिट होगा, जितनी कम सेल करेगी कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। अब ये जो पॉइंट है, ये जो आप यू कैन सी, ये आपकी जो लाइन है वो आपकी टोटल सेल्स की लाइन है, टोटल रेवेन्यू की लाइन है, और ये टोटल कॉस्ट की लाइन है। इस पॉइंट के बाद जो आपका एंगल बना है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये एंगल जितना ज्यादा चौड़ा होगा कंपनी को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये एंगल जितना कम चौड़ा होगा कंपनी को उतना कम प्रॉफिट होगा। कंपनी अगर इस पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट से कम की सेल करेगी तो यू कैन सी द लॉस in red line, or you can see the profit in green line after break even point। हम बात करते हैं कि भाई किस तरह से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने मान ली कि हमारी 2,40,000 रुपए की, टोटल सेल्स हमारी 3 लाख रुपए की है, फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपए की है। मैक्सिमम कैपेसिटी जो एक प्लांट बना सकता है वो 14,000 यूनिट की बना सकता है। जो प्रेजेंट में बना रहा है वो आपकी 10,000 यूनिट बना रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 240 रुपए की है। मार्जिन जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आपका 60 रुपए का, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट है 1000 रुपीज। इसी को हमने चार्ट पर दिखा दिया। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके बाद जो एंगल होना है वो एंगल इंसिडेंस होता है, एमओएसपी कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, और नीचे जो आप करोगे वो आपका लॉस होगा। अब आता है प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ इज ए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो जो प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ होता है वो एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है प्रॉफिट और वॉल्यूम की। दिस ग्राफ शोज प्रॉफिट एट और लॉस एट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ सेल। कि हमने इतनी सेल बची तो इस पर हमें कितना प्रॉफिट होगा, इतनी हमने सेल करी तो इतना हमें कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा, वो इस चीज को दिखाता है।
द प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ मे बी प्रिपेयर्ड टू ए ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट। तो ब्रेक इवन चार्ट पर भी हम उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज, बट द बेसिक लिमिटेशन ऑफ PV graph is that doesn't shows how cost vary with change in the level of activity। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ वो आपको प्रॉफिट और लॉस तो बता देगा कि भाई इतनी यूनिट पे आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगी। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा अपना कम सेल करेंगे तो उसका आपका कॉस्ट भी आपकी कम होगी। तो उस एक्टिविटी से कॉस्ट के रिलेशनशिप को वो नहीं दिखा पाता है। तो बेटर यही रहता है कि हम दोनों चीजें बनाएं, ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट भी बनाएं और प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ भी बनाएं। ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट, तो ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट जैसे कि हमने बिगनिंग में बता दिया एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो होप आपको इस चीजें समझ में आएंगी। और इसका दूसरा पार्ट ब्रेक इवन पॉइंट न्यूमेरिकल का एक पार्ट और हम लेके आएंगे, तो इंतजार करते हैं उसके लिए। होप आप ये समझ में आ गया हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और उसका हम रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।